आपको इसमें विस्मय है क्या? मोदी जी जैसा नेता इस दुनिया में कोई नहीं है। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं कि मोदी जी ने इस देश को बेरोजगार बना दिया। मोदी जी ने मेरे देश को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया कि अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन ना दीजिए तो वो जिंदगी गुजर नहीं कर सकते। सही बात कही गई है। मोदी जी ऐसे नेता हैं कि 78 दिन तक महिलाओं का शोषण होता रहा मणिपुर में। उनका हवाई जहाज फ्रांस जाएगा, अमेरिका जाएगा, ग्रीस जाएगा, इजिप्ट जाएगा, तमाम जगह जाएगा, साउथ अफ्रीका जाएगा, बस मणिपुर नहीं जाएगा। मोदी जी ऐसे नेता हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी गोदी में बिठाकर महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जिन लड़कियों को अपने घर की बेटी कहा था उनकी टोह लेने नहीं जाते। बिल्कुल सही है, मोदी जी ऐसा कोई नेता नहीं है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो देशवासियों को कभी गले लगाते नजर नहीं आएंगे। कैमरा आंख जब लग जाएगा तो किसी का पैर धोएंगे। मोदी जी ऐसे नेता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर उनका भाजपा का नेता पेशाब करेगा, वो चुप रहेंगे। मोदी जी ऐसे नेता है जो दुनिया के नेताओं से जाके गलबैया करेंगे, जबरदस्ती गले मिलेंगे। कुछ लोग तो पीछे हट जाते हैं, लेकिन अपने देश में किसी को गले लगाते नजर नहीं आए। कभी आपने देखा है मोदी जी ने गल बड़ा भर के राजनाथ सिंह को गले लगा लिया, वो आपके सांसद है? कभी नहीं। एक बार चल रहे थे परेड में, उनको बोला चलो हटो, कैमरे में नहीं आ रहे हो, कैमरे में मुझे अकेले आना चाहिए। तो बिल्कुल मोदी जी जैसा कौन है? पूछ लेती हूँ। महिला हूँ, महिला आरक्षण की बात कर रही हूँ, हिंदू धर्म की अनुयायी हूँ, बिना पूजा किए अन्न नहीं ग्रहण करती हूँ। हमारे धर्म में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगर आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बगल में नहीं बिठा सकते हैं जिस पर यौन शोषण का आरोप है। अगर आप सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो आप महिलाओं की अवमानना नहीं कर सकते हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर आपके एमएलए ने करी और आप चुपचाप बैठे रहे जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं कर दी। तो अगर सनातन की बात करनी तो पूरी तरह से करिए। सनातन धर्म में क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, मणिपुर में औरतों को नंगा कहलाया जा रहा है और आदमखोर की फौज उनको छू रही है, उनके उन पार्ट्स को छू रही है जिनका नाम मैं यहां नहीं ले सकती। आप सनातन के अनुयायी हैं, आप सनातन धर्म पे बात करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल है, ये कहना है कि जो 70 साल का हिसाब मांगते थे उन्होंने आजादी के 76 साल में वो करके दिखा दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। आपके कैसरबाग के चौराहे पर जब दो लड़के, और मैं कहती हूं दो लफंगे लड़ते हैं, तो वो शब्द बोल नहीं सकते जो भारत के सदन में एक सांसद ने दूसरे सांसद के लिए बोले, जो शब्द मैं यहां पर रिपीट नहीं कर सकती हूं, जो शब्द धार्मिक धर्म के आधार पर गंदी भद्दी गालियां थी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? 15 दिन का एक शोकॉज नोटिस इशू किया है। और क्या किया लोकसभा के स्पीकर ने? सभापति महोदय सभा का एक तरह से कस्टोडियन होते हैं। अगर विपक्ष का सांसद थोड़ी गहरी सांस ले ले तो उसका निलंबन हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी बात, ये हेट स्पीच थी, कहने के बाद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और सबसे बुरा मुझे तब लगा, रमेश बिधूड़ी तो चलिए बड़े बददिमाग आदमी हैं, उनके बगल में बैठे हुए दो पूर्व मंत्री ऐसे अट्टहास कर रहे थे कि क्या चुटकुला मारा है रमेश बिधूड़ी ने। ये देश का संसद है, ये मान्यताओं से, मर्यादा से, गरिमा से चलता है। यहां पर इतनी गंदी गालियां देने वाले भाजपाइयों को और कवर फेंस कौन दे रहा है? उनके पक्ष में कौन दो लोग लिख रहे हैं? एक है हमारे गोरखपुर के माननीय सांसद जिनको परसों तक अनंतनाग में शहादत हो गई हमारे लोगों की, वो पता नहीं था, वो उसका मखौल बना रहे थे। और एक है मिस्टर दुबे जो अपनी महिला साथियों को वैशाली की नगर वधू कहते हैं। तो इस पर मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है, लेकिन भारत के सदन ने इससे ज्यादा घटिया व्यवहार शायद पहले कभी नहीं देखा। अपनी माँ को क्या बुलाते हैं? आप अपनी माँ का कोई संबोधन करते होंगे ना, क्या करते हैं? माँ, आप माँ बोलते हैं, मैं अम्मा बोलती थी जब तक वो जिंदा थी, अभी भी बोलती हूँ। आप क्या बोलती हैं? ये मम्मी बोलती हैं। जो अपनी माँ का नाम बिगाड़ सकता है उससे ज्यादा घटिया मानसिकता के व्यक्ति दूसरे नहीं हो सकते। अगर इस देश को हम अपनी माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, अगर आपका दिल इस देश के लिए धड़कता है तो आप घमंडिया कहिएगा, क्योंकि आप एक गठबंधन से डर गए। आज तक घमंडिया नहीं कहा। क्या दिक्कत इंडिया से हो गई? अभी तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, अब घमंडिया कहने लगे। अपनी माँ के नाम को विद्रूप करने वालों पर मुझे टिप्पणी करनी ही नहीं है। असलियत यह है
सवाल आप लोग भी पूछना शुरू करिए। अपनी मां का जो नाम बिगाड़ता है उसको शास्त्रों में क्या कहा गया है वो मुझसे यहां मत कहलवाइए। लेकिन आज देश की आधी आबादी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि सरकार ने ये बिल लाई, हम सब ने साथ मिलकर इस ऐतिहासिक बिल को पास भी किया। लेकिन असलियत यह है कि जो 2 कंडीशन सरकार ने इस बिल पर लगाई, उससे महिलाओं का जो इंतजार है महिला आरक्षण का, वो अभी बढ़ा रहेगा। अभी किसी को नहीं पता वो कब लागू होगा, और अगर सरकार के गृह मंत्री को सुनिए तो 2029 तक होगा। अगर सरकार के बाकी मंत्रियों और उनके सांसदों की बात जो संसद में कही है सुनी जाए तो ये 2039 से पहले, 2039 से पहले लागू होने वाला नहीं है। और मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूं, इनके सांसदों ने आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) का हवाला दिया है। वो दोनों आर्टिकल ये कहते हैं, इसका संशोधन भी हुआ है, 84th अमेंडमेंट हुआ है। वो दोनों आर्टिकल साफ तौर से ये कहते हैं कि 2026 तक जो परिसीमन फ्रीज किया गया है वो अगला परिसीमन तब होगा जब उसके बाद की जनगणना हो जाएगी। उसके बाद की जनगणना मतलब 2031 की जनगणना, उसमें 1.5-2 साल लगेगा, फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, फिर होते होते 34 का चुनाव बीत जाएगा, फिर 39 में हो सकता है इसको लागू किया जा सके। तो ये वो झुंझुना है जो सरकार ने खूब गाजे बाजे के साथ इस देश की महिलाओं के हाथ में रख दिया है। और कहीं पर यह बहुत बड़ी गलती कर दी कि महिलाओं की जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है, जो उनकी सामूहिक समझ है, उसको बहुत कम आंका। सरकार ये भूल गई कि देश की आधी आबादी घर भी चलाती है, सत्ता भी चला सकती है, काम भी करती है और वो इंटेलिजेंट है। आपने बोला बिल लाएंगे, अभी इंतजार करिए, ये अनिश्चितकालीन इतिहास है कि अगर इंतजार है, अगर ये वाकई में महिला आरक्षण करना चाहते तो तुरंत अभी जो 5 चुनाव होने वाले हैं उसमें और 2024 के जनरल इलेक्शन में आप महिला आरक्षण लाइए। अगर आपकी नीति और नियत में खोट नहीं होती तो आप जरूर लाते। असलियत यह है कि राज्यों में अपनी हार देखकर, आगामी चुनावों में हार देखकर, नैरेटिव हाथ से फिसलता देखकर, अडानी के महाघोटाले देखकर कुछ करना जरूरी था और कुछ करने के चक्कर में महिला आरक्षण का बिल ले आई। ये कहां से शुरू हुआ मैं इसको आपको बता देती हूं। अडानी का महाघोटाला सामने आया, इंडिया की बैठक थी मुंबई में, राहुल गांधी जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तुरंत एक शगुफा छोड़ा गया कि भारत का इंडिया का नाम बदला जाएगा। फिर इतना आक्रोश हुआ, लोगों ने कहा मां को इंडिया बुलाओ या भारत बुलाओ या हिंदुस्तान बुलाओ या सरजमी बुलाओ या वतन बुलाओ, सब एक है। तो बेचारे पीछे हो गए। फिर क्या था, आनन फानन में महिला आरक्षण बिल लाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं, ये बिल स्टैंडिंग कमेटी नहीं भेजा गया, ये सेलेक्ट कमेटी नहीं भेजा गया और ये बिल जो है ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि इस बिल के लिए महिलाएं अभी अनिश्चितकालीन इंतजार करेंगी। और इसकी एक और भी बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि आज वक्त की मांग है, आज लोगों की मांग है, आज जनता की मांग है कि जातिगत जनगणना हो। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस बिल में आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया है वैसा ही आरक्षण आप पिछड़े वर्ग से आई महिलाओं को भी दीजिए। इस देश में जितनी आबादी उतना हक, अगर ये बात की जाएगी तो ये जरूर पूछा जाएगा कि उन लोगों को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। 2011 की जातिगत जनगणना हुई है, आप उसका आंकड़ा तुरंत साझा करिए देश के साथ। जातिगत जनगणना की मांग इस देश के कोने कोने से हो रही है, वो कीजिए। और ऐसा अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपनी दोनों जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं और ये जनता देख रही है। यहां पर इतने बड़े कमरे में मुझे लगता है एक अकेली महिला पत्रकार मुझे दिख रही है, मंच पे हम 3 महिलाएं हैं, लेकिन इस देश की आधी आबादी महिला है और वो देख रही है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए आपके पास खोखले वादों से ज्यादा दूसरा कुछ नहीं है। इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आईएएस ऑफिसर्स 90 हैं, 90 सेक्रेटरीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
और उसमें से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं। लोगों की सुनिए तो पिछड़े वर्ग की आबादी शायद 51% से ज्यादा है। और जैसा कि उनका कहना है, अगर पैर में चोट लगी है, हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, उसका पता आपको एक्सरे कराकर चलेगा। और जातिगत जनगणना वही एक्सरे है जो सरकार कराने से चूक रही है। मैं एक बात और कहूंगी, और यह बात यहां पर कहनी जरूरी है। हमने इस बिल को समर्थित किया, पूरा बिना शर्त के समर्थन दिया, और इसलिए दिया क्योंकि आधी आबादी की इस लड़ाई में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और मैं लोगों की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बता दूं, आज कहने वाले कुछ भी कहें, आज कहने वाले बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाएं, आज कहने वाले गाजे बाजे के साथ महिला सशक्तिकरण की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने 1989 में जब राजीव गांधी जी महिला आरक्षण पंचायती राज में हो इसका बिल लेकर आए तो लोकसभा में वो पारित हुआ, राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया। और उन 7 वोटों में से उस बिल को गिराने वाले 4 वोट लाल कृष्ण आडवाणी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जसवंत सिंह जी के और राम जेठमलानी जी के थे। तो महिला विरोध से महिला आरक्षण तक ये आए, अच्छा सफर इन्होंने तय किया, लेकिन अब मन का खोट निकालें, नियत का खोट निकालें और इसको तुरंत दें, महिलाओं के हाथ में झुंझुना देकर उनकी तौहीन न करें। कांग्रेस ने समर्थन किया इस बिल का। भारतीय जनता पार्टी कहती है उनकी बहुत सारी महिला सांसद हैं, सही भी है, कुछ लोगों ने वहां पर खड़े होकर फोटो भी खिंचाई। उन महिला सांसदों में से कुछ नेत्रियां मंत्री भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब भयावह कांड हाथरस का होता है तो ये जब लखीमपुर में एक निर्वाचित महिला की साड़ी का चीरहरण होता है तो ये महिलाएं मौन रहती हैं, ये महिला सांसद। जब शाहजहांपुर में चिन्मयानंद पे यौन शोषण का आरोप लगता है तो ये महिलाएं चुप रहती हैं, ये महिला सांसद। और इनका नाम लेकर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये इस देश में सबसे सशक्त, सबसे पावरफुल महिलाओं में से कुछ है। ये महिलाएं तब चुप रहती है जब सदन से 500 मीटर की दूरी पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां, जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने तिरंगा लहराया, उनको बूटों के तले रौंदा जाता है, वो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं। ये महिलाएं चुप रहती हैं। ये महिलाएं मणिपुर के उस भयावह हैवानियत के बाद चुप रहती हैं। तो इनका सदन में बने रहने का मतलब क्या है? जब आधी आबादी की प्रतिनिधियों को चुना जाता है तो सोचा जाता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के साथ जहां पर गलत होगा ये जरूर बोलेंगी। लेकिन इनका मौन, इनकी चुप्पी अंकिता भंडारी के लिए नहीं खुलती उत्तराखंड में, जब भाजपा का एक नेता उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता और फिर हत्या कर देता और सरकार उसके साथ मिलकर सारे सबूत मिटा देती है बुलडोजर चलवाकर। ये चुप रहती है हाथरस पर, लखीमपुर पर, ये चुप रहती है मणिपुर पर, ये वॉट अबाउटरी करती है बलात्कार पर। इन महिलाओं का वहां पे फोटो खिंचाने से ज्यादा दूसरा क्या औचित्य है, आप मुझे बताइए। और मैं 2 चीजें और कहूंगी और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत करूंगी। जब यह महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी बेंचेस जिसको कहा जाता है, सत्तारूढ़ दल में वो 2 लोग बैठे थे जिनको सदन तो छोड़ दीजिए, महिलाओं की आंख में आंख डालने की हैसियत और हिम्मत नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह थे, उत्तर प्रदेश से सांसद, जिनके लिए परसों दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि महिलाओं के यौन शोषण के लिए उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा। उनको अपनी गोदी में बिठाकर नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। और पतन ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि जो डिबेट शुरू हुआ महिला आरक्षण पर, वो निशिकांत दुबे ने शुरू किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी एक साथी सांसद को, अपने साथ की इस सदन की सांसद को, अपने लोकसभा क्षेत्र की एक निर्वाचित महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कहा था। और मुझे लगता है एक महिला होने के नाते मुझे आपको बताना जरूरी नहीं है कि वैशाली की नगर वधू का मतलब क्या होता है। यह भाजपा का पतन कि वैशाली की नगर वधू का मतलब क्या होता है, यह भाजपा का पतन है। तो महिला सशक्तिकरण पर खोखले दावे, खोखले वादे करने वाले ये लोग पहले महिला सशक्तिकरण पर
अपनी पार्टी के अंदर उन लोगों को बेदखल करे जो महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार करते हुए पाए जाते हैं। मैं आशा करती हूं कि आने वाली महिला सांसदें जब कभी भी आएंगी, इस आरक्षण के चलते वो इन महिला सांसदों की तरह सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के सुख में मुंह बंद नहीं करके बैठेंगी, मुंह फेर कर नहीं बैठेंगी, आंखों पर पट्टी नहीं बांधेंगी, बल्कि वाकई में महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगी। हमारे समर्थन के बावजूद ऐसे दो मुद्दे हैं जिस पर हम आज भी अडिग हैं, और वो है कि इस तरह से इसको इंतजार नहीं कराना चाहिए था, और दूसरा ओबीसी आरक्षण पर जातिगत जनगणना की मांग उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, तमाम जगहों से, तेलंगाना, ऐसी कोई जगह नहीं है, मध्य प्रदेश तक जहां से ये मांग आ रही है। सरकार को ये मांग पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करना दिखाता है कि सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बिल्कुल किया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो आज लागू कर सकती है, आज, और हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। आज लागू कर सकते। सरकार को कुछ नहीं कहना है, सरकार को कहना है लोकसभा ने यह पारित किया है, हमने पुनर्विचार किया है, हम इसमें से ये दो कंडीशंस हटाते हैं, बुलाए एक स्पेशल सेशन। सरकार नोटबंदी में सारे देश को खड़ा कर देती है 1 घंटे के डिसीजन में, 370 हट जाता है 1 दिन में, लॉकडाउन लग जाता है 1 घंटे में, लाखों मजदूरों को पैदल चला दिया जाता है 1 घंटे में, और महिलाओं को बोला जाता है अभी 16 साल इंतजार करिए। 27 साल से इंतजार कर रही है महिलाएं, चाहे तो आज लागू कर सकते हैं। मैं अब आप सारे सवाल आप ही नहीं पूछ सकते ना, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। 28 घटक दल हैं इंडिया गठबंधन में, और मुझे लगता है कि जो राहुल जी ने लगातार बात कही है, मैं उसी बात को दोहराऊंगी क्योंकि वही सच है। ये गठबंधन क्यों बना है? ये गठबंधन इसलिए तो बना नहीं है क्योंकि हमें एक दूसरे की शक्ल पसंद है, या हमें एक दूसरे का खान पान बहुत ज्यादा पसंद है, या हमें एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद है। बिल्कुल पसंद है, लेकिन ये गठबंधन इसलिए बना है क्योंकि हमें लगता है कि आज जो देश की स्थिति है, आज जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवमानना की जा रही है, आज जो प्रेस को डराया धमकाकर चरण चुंबकों की एक फौज खड़ी कर दी गई है, कुछ को छोड़कर, आज जिस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक है, आज सरकार की संस्थाएं जो कि भाजपा का फ्रंटल बन चुकी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसलिए हमें लगता है कि अगर संविधान को सुप्रीम रखना है, सर्वोपरि रखना है, तो मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसा गठबंधन, प्री पोल, इस तरह की समन्वयता, इस तरह का कंसेंसस ऑन मोस्ट इश्यूज हमने पहले कभी नहीं देखा है। और जहां पर जो पार्टी है वो बिल्कुल अपनी दावेदारी करेगी, हर पार्टी दावेदारी करती है, लेकिन अंततोगत्वा हम सब बैठकर डिसाइड करेंगे कौन कहां पर कितनी सीट पर लड़ेगा। असलियत बात, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, ये टीवी डिबेट तो है नहीं कि आप बीच में बोलिएगा। मुझे लगता है अंततोगत्वा हम सब बैठकर निर्धारित करेंगे कि कौन कहां से लड़ेगा। और एक बात यह भी सच है कि इस इंडिया गठबंधन की धुरी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर और असम से लेकर गुजरात तक अगर एक पार्टी है तो वो हम है। करीब 190 सीट पर हमारा और भाजपा का एक सामने आमने मुकाबला है, तो बिल्कुल कहीं पर हम थोड़ा मन बड़ा करेंगे, कहीं पर किसी और को करना पड़ेगा, लेकिन नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि समन्वय स्थापित कर जैसे हमने कुछ मुद्दों पर किया है, जरूर हम एक साथ मिलकर इस गठबंधन में सीट शेयरिंग भी आराम से कर लेंगे। देखिए आगे आगे क्या होता है। ये गुपचुप तरीके से तो गठबंधन हुआ नहीं है, सार्वजनिक रूप से हुआ है, सार्वजनिक रूप से सब लोग मिल भी रहे हैं, तो हम आपको सब बताएंगे। हम वो लोग तो है नहीं कि सीना ठोक कर बोले एक अकेला सब पर भारी और 15 दिन बाद 38 लोगों को लेकर खड़े हो जाए क्योंकि सामने इंडिया खड़ा है। हम वो लोग नहीं है। असलियत ये है कि इंडिया का नाम सुनकर बड़े बड़े कांप जाते हैं। असलियत ये है कि इंडिया के आमने सामने कोई भी खड़ा होगा, जीत इंडिया की होती है। ये बात मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। आप सवाल पूछ रहे थे, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए।
2019 के चुनावों का आंकड़ा आपको दे देती हूं। 2019 में टीएमसी ने, ये सच बात है, 37% टिकट महिलाओं को दिया। उसके बाद 14% लेफ्ट की पार्टी ने महिलाओं को दिया। तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी जिसने महिलाओं को टिकट दिया, और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी। तो अगर आप नंबर से भी देखिए तो हमने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टिकट दिया। हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठ के बात कर रहे हैं। सर ये टीवी डिबेट नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं जवाब दूंगी। मेरे जवाब के बाद आप सवाल दोबारा से पूछ लीजिएगा, बीच में मत पूछिए। मेरा जवाब खत्म हो जाए, आप पूछ लीजिएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जहां हम बैठे हैं, हमने 40% टिकट महिलाओं को दिया था, और तब सबने इसको चुनावी स्टंट बनाया था। मैं तो चैलेंज करती हूं, महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं, 12.6% से ज्यादा टिकट महिलाओं को देकर दिखा दे। तो प्रत्युत्तर और उत्तर होना अलग बात है, नीति और नियत में खोट है, ये बात साफ है। आपके पास प्रचंड बहुमत है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आज महिला आरक्षण लागू करने के लिए। आपने जबरदस्ती एक नया पेच फंसाया है परिसीमन और जनगणना का। असलियत यह है कि जनगणना 2021 की, उसकी सुई की नोक नहीं हिली है। तो आप 31 की जनगणना कम कराइएगा, किसी को नहीं पता है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने यह झुंझुना महिलाओं को क्यों दिया। बाकी सारे प्रश्न जो है वो बेमानी हो जाते हैं इसके सामने। तो क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में 33% टिकट देने जा रही है महिलाओं को? हम आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा टिकट इस बार भी देंगे। 40% दिया था पहले, उसके लिए 2 कॉलम लिखिए, फिर बात करेंगे। घटक दल है, हम निवाले हमारे जुड़वा थोड़ी है कि जो वो कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं, हमें छुओ तो उनको दर्द होगा, ये तो नहीं है। वो कुछ कह रहे हैं, हर चीज पर हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा से कहा है कि हमारे अकॉर्डिंग इस देश की आत्मा, इस देश की नींव सर्वधर्म संभाव पर है। किसी भी धर्म की अवमानना करना टोटली गलत है। लेकिन उसी बात पर मैं आपसे एक बात काउंटर पूछ लेती हूँ। महिला हूं, महिला आरक्षण की बात कर रही हूँ, हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, बिना पूजा किए अन्न नहीं ग्रहण करती हूँ। हमारे धर्म में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगर आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बगल में नहीं बिठा सकते हैं जिस पर यौन शोषण का आरोप है। अगर आप सनातन धर्म में यकीन करते हैं तो आप महिलाओं की अवमानना नहीं कर सकते हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर आपके एमएलए ने करी, और आप चुपचाप बैठे रहे जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं कर दी। तो अगर सनातन की बात करनी तो पूरी तरह से करिए। सनातन धर्म में क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, मणिपुर में औरतों को नंगा टहलाया जा रहा है और आदमखोर की फौज उनको छू रही है, उनके उन पार्ट्स को छू रही है जिनका नाम मैं यहां नहीं ले सकती। आप सनातन के अनुयायी हैं, आप सनातन धर्म पे बात करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल है, आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है सनातन पे बात करने का। हमारे धर्म में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। आप किस मुंह से सनातन धर्म की बात करते हैं? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।